हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में बताएंगे। इसमें आपके सिलेबस में केवल और केवल इलास्टिसिटी ही आती है। अब आप टाइटल पर ध्यान दें। इस चैप्टर की टाइटल है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो जब आप कोई सॉलिड लेते हैं, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ी हैं। जब आप किसी सॉलिड की थर्मल प्रॉपर्टीज लेते हैं, तब आप इस बात की स्टडी करते हैं कि उसको हीट देने में या लेने में उसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं, यह आपने पढ़ा है। अब अगर आप किसी सॉलिड के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की मीनिंग यहाँ पर है कि अगर किसी सॉलिड पर कोई मैकेनिकल फोर्स अप्लाई किया जाए, जब मैकेनिकल आप हटा दें, जब आप किसी सॉलिड पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, तब उसमें किस टाइप के चेंजेस आते हैं, इसी को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में पढ़ा जाता है। इसमें ज़्यादातर आप लोगों के सिलेबस में केवल और केवल इलास्टिसिटी ही आती है। जैसे अगर आप एक रबड़ की बॉल ले लें और एक गीली मिट्टी का गोला ले लें, दोनों को इक्वल फोर्स से कंप्रेस करें, तब आप देखेंगे रबड़ की बॉल दबाने पर सिकुड़ जाती है, और जैसे ही अप्लाइड फोर्स को आप हटा लेते हैं, वो फिर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है। अगर आप गीली मिट्टी को कंप्रेस करते हैं, कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, तो एक बार अगर वो कंप्रेस हो गई है, अब अगर आप अप्लाइड फोर्स हटा भी लेते हैं, तो वह अपने ओरिजिनल शेप और साइज में वापस नहीं आती है। यहीं से इलास्टिसिटी की स्टार्टिंग होती है। बहुत थ्योरी की ज़रूरत नहीं है, वो सब एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है। अब आप केयरफुली सुने, या आप ये कह लो, इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझने के लिए एक फोर्स के बारे में आप लोग समझें। एक फोर्स आता है डिफॉर्मिंग फोर्स, हिंदी में इसको अपरूपक बल कहते हैं। वह फोर्स जो किसी बॉडी के या तो शेप को या साइज को या दोनों को चेंज कर दे, ऐसे फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। तो जब आप किसी सॉलिड बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं और उसके शेप में, साइज में या दोनों में चेंज हुआ है, अब जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेते हैं, वैसे ही बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज में या तो वापस आ जाती है पूरी तरह से, या पार्शली आंशिक रूप से वापस आती है। मैटर की इसी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। जो सॉलिड पूरी तरह से ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेते हैं, वे परफेक्ट इलास्टिक होते हैं। जो पार्शली रीगेन करते हैं, वो पार्शियल इलास्टिक होते हैं। और जो डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेने के बाद अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आने की कोई टेंडेंसी नहीं रखते हैं, उन्हें हम लोग परफेक्ट प्लास्टिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गीली मिट्टी को हम लोग परफेक्ट प्लास्टिक की कैटेगरी में रखते हैं। क्वार्ट्ज फाइबर, हाथी का दांत और फास्फोरस ब्रांच की स्ट्रिप, इसको परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल की कैटेगरी में रखा जाता है। ये सब ऐसे आप सुन लें, इनकी कहीं क्वेश्चन में कोई आवश्यकता पड़ती नहीं है।
एक फोर्स और आता है रीस्टोरिंग फोर्स, इसको अभी हम आपको समझा देंगे। अब आपका सिलेबस यहाँ पर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से स्टार्ट होता है। वो क्या है आप लोग देखें। अब आप देखें, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसे कैपिटल वाई से डिनोट किया जाता है। इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल आप देखें। हमने सपोज किया है ये एक मेटल वायर है, इसकी ओरिजिनल लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A है। अब हम इसके दोनों एंड पर इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। यह फोर्स वायर के लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए कभी कभी इसको टेंसाइल फोर्स भी कह दिया जाता है। फोर्स इस डायरेक्शन के अपोजिट भी हो सकते हैं, वे वायर की लेंथ को कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, उसे हम लोग कंप्रेसिव फोर्स कह देते हैं। अब ये मेटल का वायर है, अगर आप लेंथ के अलांग दोनों एंड पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तब इसकी लेंथ इंक्रीज होगी। लेंथ इंक्रीज होती है, यह आप सभी लोग जानते हैं। इसको इलास्टिसिटी के बेस पर कैसे समझा जाता है, तो इलास्टिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए ये मान लिया जाता है कि ये मेटल बहुत सारे एटम से मिलकर के बना हुआ है। अब मान लेते हैं कि इसके सारे एटम एक दूसरे से आइडियल स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें, ये सेम वायर है, हम मान लेते हैं इसका एक मेटल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। इन दोनों मेटल के बीच स्प्रिंग है, सॉरी इन दोनों एटम के बीच स्प्रिंग है, ऐसे ही सभी एटम के बीच स्प्रिंग है। टेंसाइल फोर्स F लेफ्ट की ओर अप्लाई किया गया है, यहाँ टेंसाइल फोर्स F राइट की ओर अप्लाई किया गया है। अब यहाँ थोड़ा समझना इजी होता है। जैसे ही आप फोर्स F को अप्लाई करेंगे, स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा, वायर की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे ही फोर्स F को आप हटा लेंगे, वैसे ही स्प्रिंग में एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा जो मेटल वायर को ओरिजिनल शेप और ओरिजिनल लेंथ में वापस ले आएगा। तो इलास्टिसिटी की स्टडी करते समय दो फोर्स आते हैं। एक आता है डिफॉर्मिंग फोर्स, जो बॉडी के शेप को, साइज को या दोनों को चेंज करता है या करने की कोशिश करता है। और जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया जाता है, वैसे ही बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली स्वतः एक फोर्स डेवलप हो जाता है जो उस बॉडी को ओरिजिनल शेप और साइज में लाने की कोशिश करता है। उस फोर्स को हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। कभी कभी लोग क्वेश्चन करते समय कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स है या रीस्टोरिंग फोर्स है। एक्चुअली फार्मूलों में जो फोर्स आता है वो रीस्टोरिंग फोर्स है। गलती इसलिए नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के सिलेबस में डिफॉर्मिंग फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स दोनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर दो टर्म आते हैं, एक आता है लीनियर स्ट्रेस और दूसरा आता है लीनियर स्ट्रेन। वो आप पहले से भी जानते हैं, लेकिन आप देख लें तो एक टर्म आता है लीनियर स्ट्रेस, ये इक्वल टू होता है डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सेकेंड इज लीनियर स्ट्रेन, इट इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब यहाँ पे
लॉ ऑफ इलास्टिसिटी कहता है कि लीनियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर स्ट्रेन अंडर इलास्टिक लिमिट। तो अंडर इलास्टिक लिमिट लीनियर स्ट्रेस लीनियर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इतना आप नोट करें, फिर आपको हम बता रहे हैं। अब आप देखें, लीनियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू लीनियर स्ट्रेन है, तो एक कांस्टेंट पुट करके आप इसको इक्वेट कर सकते हैं। जो कांस्टेंट यहाँ पर पुट किया जाता है उसी को हम y से डिनोट करते हैं और उसी को यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है। तो आप कहेंगे लीनियर स्ट्रेस इक्वल टू y इंटू लीनियर स्ट्रेन, देन y इक्वल टू लीनियर स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन। एक फार्मूला तो आपके सामने ये है। अब आप यहाँ पर देखें y इक्वल टू लीनियर स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। वैसे कभी कभी लोग कहते हैं ये डिफॉर्मिंग फोर्स है ना, ये रीस्टोरिंग फोर्स है, जिसका मैग्नीट्यूड वही होता है जो मैग्नीट्यूड डिफॉर्मिंग फोर्स का है। ज़्यादातर क्वेश्चन में अप्लाइड फोर्स दिया होता है, वो डिफॉर्मिंग फोर्स होता है, लेकिन फार्मूले में जो फोर्स आता है वो रीस्टोरिंग फोर्स है। अब चूंकि दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं तो नो प्रॉब्लम। अपॉन लीनियर स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल वी गेट y इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। ये एक सिंपल सा फार्मूला है जिस पर अक्सर आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आप इस पर कुछ मेन पॉइंट्स देखें। फर्स्ट पॉइंट इज ये इक्वेशन, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन आपको यही समझाता है ना कि y लीनियर स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और लीनियर स्ट्रेन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि ऐसा है नहीं। याद रखिएगा y इज इंडिपेंडेंट अपॉन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। बार बार लीनियर कहने की आवश्यकता नहीं है। y यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन पर डिपेंड नहीं करता है। y केवल और केवल इस बात पर डिपेंड करता है कि यह वायर किस मटेरियल का बना हुआ है। y केवल और केवल नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे रेजिस्टिविटी थी, जैसे किसी बॉडी की डेंसिटी होती है, रेजिस्टिविटी है, ठीक वैसा ही y का भी कैरेक्टर होता है। तो हम लिखेंगे y इज इंडिपेंडेंट अपॉन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। y depends only upon nature of material of वायर ऑब्लिक बॉडी। जो भी वायर ही यहाँ पे लिया जाता है तो आप वायर भी लिख सकते हैं। अब आप ये देखें, लीनियर स्ट्रेन की कोई यूनिट है नहीं, यह है चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो स्ट्रेन की कोई यूनिट होती नहीं है, इसीलिए y की वही यूनिट होगी जो यूनिट स्ट्रेस की है, और स्ट्रेस क्या है? फोर्स अपॉन एरिया है। इसीलिए SI सिस्टम में y की यूनिट न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होती है जो प्रेशर की है। तो आप कह सकते हैं SI यूनिट ऑफ y इज
ये पॉइंट जरूर सिंपल है लेकिन अक्सर पूछा जाता है। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन और आता है, वाई प्रेशर और स्ट्रेस तीनों की यूनिट सेम होती है। जो यूनिट स्ट्रेस की है वही वाई की है, वही प्रेशर की होती है, तीनों की न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर है। इसीलिए तीनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। आप इसे नोट करें, फिर आपको हम बताते हैं। अब आप देखें तीसरा पॉइंट, आप देखें हमने डायग्राम में शो किया है, ये स्टील का वायर है, ये रबड़ का वायर है, दोनों का एक एक एंड एक फिक्स सपोर्ट से अटैच है, दोनों की लेंथ इक्वल है, दोनों की ओरिजिनल लेंथ इक्वल है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। अब हम दोनों के फ्री एंड पर इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करके दोनों को खींचते हैं, दोनों की लेंथ को इंक्रीज करते हैं। तो अगर आप स्टील वायर के फ्री एंड पर आपने फोर्स एफ अप्लाई किया, रबड़ वायर के फ्री एंड पर आप फोर्स एफ अप्लाई करते हैं, तो दोनों फोर्स इक्वल हैं। तो अब आप देखें दोनों केस में एफ सेम है, यल सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हम मान लेते हैं सेम है। तो देन वाई प्रोपोर्शनल टू 1 अपान डेल्टा यल इफ एफ ए एंड यल आर सेम। तो अब आपने देखा कि यंग्स मॉडुलस डेल्टा यल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और इतना आप भी जानते हैं कि अगर आप जितना फोर्स आपने स्टील के वायर पर अप्लाई किया है, अगर आप उतना ही फोर्स रबड़ वायर पर अप्लाई करेंगे तो रबड़ में डेल्टा यल चेंज इन लेंथ बहुत ज़्यादा होगा, रबड़ वायर की लंबाई बहुत बढ़ जाएगी, जबकि उसके कंपेयर में स्टील वायर की लेंथ में बहुत कम इंक्रीमेंट होगा। अच्छा, नॉर्मली लोगों को क्या लगता है कि रबड़ बहुत आसानी से कंप्रेस हो जाता है, फैल जाता है, तो ये ज़्यादा इलास्टिक है। ज़्यादा इलास्टिक उसे माना जाता है जिसके लिए वाई की वैल्यू ज़्यादा होती है। मतलब वाई इलास्टिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिस मटेरियल के लिए वाई ज़्यादा होगा मीन्स उसके पास इलास्टिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है। तो ये कॉमनली कभी कभी लोगों से गलती है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि रबड़ और स्टील के कंपेयर में अगर आप देखें तो जिसमें डेल्टा यल कम है उसका वाई ज़्यादा होगा। तो आप कह सकते हैं कि वाई ऑफ स्टील इज मच ग्रेटर देन वाई ऑफ रबड़। आप इसे नोट करें, फिर आपको हम बता। अब आप फोर्थ पॉइंट देखें। अब आप इसी फार्मूले से देखें, डेल्टा यल इक्वल टू एफ यल अपान वाई इंटू ए, एफ यल अपान वाई इंटू ए। तो अब आप कह सकते हैं कि डेल्टा यल प्रोपोर्शनल टू एल अपान ए इफ एफ एंड वाई आर सेम। अब आप देखें ये एक कॉमन क्वेश्चन है और ज़्यादातर यही आप लोगों से पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि 4 वायर्स हैं, सभी सेम मटेरियल के बने हुए हैं, मीन्स सभी के लिए वाई सेम है। अगर 4 वायर आपने लिया है, सभी का मटेरियल सेम है तो वाई सेम होगा। और सभी को इक्वल फोर्स से स्ट्रेच किया गया है, खींचा गया है, तो एफ सेम होगा। तो किसमें एक्सटेंशन चेंज इन लेंथ डेल्टा यल मैक्सिमम होगा। तो डेल्टा यल यल अपान एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सभी का यल अपान ए कैलकुलेट करेंगे, जिसका यल अपान ए ज़्यादा है उसका डेल्टा यल ज़्यादा होगा।
और आप लोगों से जब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वायर का शेप सिलेंड्रिकल ही होता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मॉड्यूल में दिए हैं, आप करिएगा तो आप नोट करें। फॉर सिलेंड्रिकल वायर एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, then delta L proportional to L upon A equal to L upon pi r square, then we get delta L proportional to L upon r square। अब सपोज करो 4 ऑप्शंस हैं, इसमें 4 ऑप्शंस में सभी ऑप्शन में L और R दिया रहता है, तो सभी ऑप्शन का L अपॉन R स्क्वायर आप कैलकुलेट करिएगा। जिसका L अपॉन R स्क्वायर मैक्सिमम है उसी का डेल्टा L ज़्यादा होगा। आप इसे नोट करें। अब आप 5th पॉइंट देखें, बहुत सिंपल है। हमने डायग्राम में शो किया है कि ये एक यूनिफॉर्म वायर है। सपोज करो वायर मासलेस है। अगर आप इसके लोवेस्ट एंड पर mkg का मास अटैच करें तो जैसे ही आप इसके लोवेस्ट एंड पर mkg का मास अटैच करेंगे इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वायर को खींचने का काम कौन करेगा? वेट ऑफ ब्लॉक। और फार्मूला है y इक्वल टू एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। तो आप पुट करेंगे F इक्वल टू एम जी वेट ऑफ ब्लॉक, देन y इक्वल टू एम जी एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। आप इसे नोट करें। अब आप देखें नेक्स्ट पॉइंट, आप देखें इसमें हमने सपोज किया है कि यह एक यूनिफॉर्म मैसिव वायर है। इसके लोवेस्ट पॉइंट पर अप्लाई किया गया फोर्स 0 है, लेकिन यह वायर मासलेस नहीं है, ये यूनिफॉर्म है और मैसिव है। तो क्या अब इस वायर की लेंथ में चेंज होगा? हाँ, चेंज होगा। क्योंकि वायर मैसिव है तो किसी भी मैसिव बॉडी में वेट हमेशा उसके सेंटर ऑफ मास पर एक्ट होता है। तो वायर का जो अपना वेट है, ओन वेट है, ये वायर के सेंटर ऑफ मास पर एक्ट होगा और इसी वेट mg के ड्यू टू वायर की लेंथ में चेंज भी होगा। हम सपोज करते हैं इसकी ओरिजिनल लेंथ यहाँ से यहाँ तक क्या है? कैपिटल L है। इसको हम एक नाम दे देते हैं एक्सटेंशन ड्यू टू इट्स ओन वेट। यहाँ पर जो एक्सटेंशन है ये वायर के अपने वेट के ड्यू टू है। आप जानते हैं y इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, देन डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल अपॉन वाई ए। अब आप देखें हम यहाँ पर लिखते हैं डेल्टा एल इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स वही होगा जो डिफॉर्मिंग फोर्स है। यहाँ पर डिफॉर्मिंग फोर्स वायर का ओन वेट है, तो F के स्थान पर आप लिखेंगे mg इंटू एल अपॉन वाई ए। ये गलत हो जाता है। सही क्या है वो आप देखें। ज़्यादातर केस में ये ऑप्शन दिया होता है, इसे लोग टिक करते हैं, ये गलत हो जाता है। यहाँ पर लेंथ की वैल्यू गलत हो गई है। इस तरीके के केस में मतलब आप ये कह लो कि इस फार्मूले में जो लेंथ ली जाती है ये हमेशा सस्पेंशन पॉइंट और जिस पॉइंट पर डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट हुआ है
उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ली जाती है। इसके पहले सारे केस में एक पॉइंट को रिजिड सपोर्ट से अटैच किया गया था और डिफॉर्मिंग फोर्स वायर के दूसरे किनारे पर अप्लाई करते थे। यहाँ पर चेंज हुआ है, वायर में जो भी एक्सटेंशन हुआ है वायर के अपने वेट के ड्यू टू हुआ है और वायर का अपना वेट वायर के सेंटर ऑफ मास उसके मिड पोजीशन पर एक्ट होगा। तो यहाँ पर जो लेंथ ली जाएगी वो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होगी। तो ये क्या होगा, L/2 होगा। तो आपको केवल इस यल के स्थान पर L/2 लिख देना है, ये सही हो जाएगा। तो देन डेल्टा यल इक्वल टू mg इंटू L/2 अपॉन YA, ये करेक्ट है। आप इसे नोट करें। अब आप अगला पॉइंट देखें। हमने आपको कई बार बताया है, भले आप भूल गए हैं, ऑसिलेशन के चैप्टर में हमने बताया था कि एक थिन मेटल वायर को आइडियल स्प्रिंग के सिमिलर माना जाता है और ऐसे केस में थिन मेटल वायर का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा उसका फार्मूला भी हमने बताया था। उसकी बार बार यहाँ आवश्यकता आएगी तो आपको हम फिर बताए देते हैं। तो आपको नोट करना होगा, a thin metal wire can be assumed similar to an ideal spring. Its force constant K is given by, क्या होता है, K इक्वल टू Y इंटू A अपॉन L। टर्म आपको क्लियर है, Y यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L इज लेंथ। तो जहाँ कहीं भी थिन मेटल वायर आपको दिया है, आवश्यकता पड़ने पर आप उसको स्प्रिंग मान सकते हैं। मान सकते हैं मीन्स वो सारे फार्मूले आप अप्लाई कर सकते हैं जो हमने आइडियल स्प्रिंग के लिए बताया था, और जहाँ के आएगा उसके स्थान पर आप YA अपॉन L लिख सकते हैं। आप इसे नोट करें। अब आप देखें, हमने आपको कई बार बताया है कि जब कंजर्वेटिव फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स वर्क करता है तब यह वर्क डिस्ट्रॉय नहीं होता है। हमने आपको बताया है वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ये उसी सिस्टम के पास स्टोर हो जाता है और इसी स्टोर एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। हमने सपोज किया है कि ये एक थिन मेटल वायर है, बाकी चीज़ें आपको क्लियर हैं। अब हम इसके फ्री एंड पर डिफॉर्मिंग फोर्स F अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही F को अप्लाई करोगे इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, और जैसे ही लेंथ इंक्रीज होगी वायर के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, और रीस्टोरिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो अब आप खुद देखें, जो डिफॉर्मिंग फोर्स है यह कंजर्वेटिव फोर्स के अपोजिट है और मैग्नीट्यूड में इक्वल है। इसलिए डिफॉर्मिंग फोर्स के ड्यू टू किया गया वर्क डिस्ट्रॉय नहीं होगा, इसी वायर के पास स्टोर हो जाएगा। ये स्टोरेज इलास्टिक प्रॉपर्टीज के ड्यू टू हुआ है, इसीलिए इस पोटेंशियल एनर्जी को हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं।
तो किसी भी मेटल वायर को खींचने पर जो वर्क किया जाता है यह डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ये वायर के पास स्टोर हो जाता है। इसी को हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और इसके लिए वही फार्मूला यूज कर सकते हैं जो आइडियल स्प्रिंग के लिए होता है, क्योंकि हमने बार बार आपसे कहा कि मेटल वायर को हम आइडियल स्प्रिंग मान सकते हैं। तो मान सकते हैं मीन्स अपनी सुविधा से हम मान लेंगे, जहां हमें प्रॉब्लम में थोड़ी आसानी हो जाए। तो आप नोट करें कि वर्क डन इन स्ट्रेचिंग थिन मेटल वायर इज stored with wire and called इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसे हम U से डिनोट करते हैं। अब आप देखें, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू क्या होगा, 1/2K इंटू एक्सटेंशन डेल्टा L का होल स्क्वायर, 1/2 इंटू फोर्स कांस्टेंट इंटू चेंज इन स्प्रिंग, तो चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, तो यहाँ होगा चेंज इन लेंथ ऑफ वायर। अब इसे हम लिख सकते हैं 1/2 और K के प्लेस पर आप क्या लिखोगे, YA/L। हम ये भी लिख सकते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम, इसे हम स्मॉल u से डिनोट करते हैं। तो ये इक्वल टू होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी U अपॉन वॉल्यूम। तो U इज 1/2 YA/L इंटू डेल्टा L का होल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वायर इज एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ पर एरिया एरिया से कैंसिल हो गई। देन स्मॉल u इक्वल टू 1/2 y डेल्टा L स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हैं डेल्टा L अपॉन L का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 y, और इसी रेशियो को हम स्ट्रेन भी तो कहते हैं। तो ये कॉमन फार्मूला है, अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है। यहाँ तक आप नोट करें, फिर आपको हम बताते हैं। अब आप देखिए, आप स्ट्रेन के स्थान पे लिख सकते हो स्ट्रेस अपॉन वाई, वाई इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, देन स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन वाई। तो देन u इक्वल टू 1/2 वाई। स्ट्रेन के प्लेस पर आप लिखेंगे स्ट्रेस अपॉन वाई का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन 2 वाई। तो ये फार्मूले अक्सर आप लोगों से पूछे जाते हैं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू 1/2 वाई स्ट्रेन स्क्वायर इक्वल टू स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन 2 वाई। आप नोट करें इसे। नोट कर लिया ना। अब आप लोग देखिए, तो ये हमने आपको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बताया। यही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो मेन पॉइंट हमने आपको बताए हैं
इन्हीं में से एक न एक पॉइंट अक्सर आप लोगों से पूछ लिया जाता है, और जो जितने क्वेश्चन हमने मॉड्यूल में दे रखे हैं उसी में से आता है। आप करिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि इससे जुड़ी हुई पता नहीं कितनी चीज़ें हम आप लोगों को बता चुके हैं। अब आपको हम बताएंगे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसको हिंदी में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। वो बेसिकली फ्लूइड्स के लिए होता है। अब आप देखें, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हिंदी में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। कैपिटल बी से इसको डिनोट किया जाता है। इसकी बात तब आती है जब आप किसी सॉलिड पर या किसी फ्लूइड पर यूनिफॉर्म प्रेशर लगाने, मतलब उसके सरफेस पर प्रेशर यूनिफॉर्म हो, उसका शेप चेंज ना हो, केवल चेंज इन वॉल्यूम हो, उसी केस में इसकी बात आती है। इसीलिए हमने लिख दिया है कि व्हेन अ सॉलिड और फ्लूइड इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म प्रेशर ऑल ओवर द सरफेस, पूरे सरफेस पर प्रेशर यूनिफॉर्म हो, सच दैट शेप रिमेन्स द सेम, शेप में कोई चेंज ना हो, चेंज इन वॉल्यूम टेक प्लेस। बाकी हम एप्लीकेशन से आपको बता रहे हैं। यहाँ पर जो स्ट्रेस आता है उसे नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर यहाँ पे, और जो स्ट्रेन आएगा वो वॉल्यूम स्ट्रेन है, जो कि चेंज इन वॉल्यूम हुआ है। तो आप देखिए, नॉर्मल स्ट्रेस इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, और परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड प्रेशर। एंड वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। अब ज़्यादातर केस में इसका साइन नेगेटिव होता है। नेगेटिव साइन केवल ये बताता है कि वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, बाकी कैलकुलेशन में हम लोग उसे छोड़ देते हैं। आप इसे नोट करें। तो नॉर्मल स्ट्रेस हम प्रेशर ही मान करके चलते हैं। अब आप देखें, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बी इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेस मीन्स प्रेशर और वॉल्यूम स्ट्रेन मीन्स डेल्टा वी अपॉन वी। देन V इक्वल टू P इंटू वी अपॉन डेल्टा वी। नेगेटिव साइन आपको बहुत मिलेगा, वो केवल ये बताता है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। इसमें फिक्स क्वेश्चन से वही आप लोगों से पूछे जाते हैं, वो सब एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। अब आपको हम इसके कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। उन 3-4 पॉइंट हैं, उन्हीं में से ही कोई न कोई चीज़ आप लोगों से पूछी जाती है। तो आप देखें, आप नोट करें मेन पॉइंट्स। इसमें पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पर एक टर्म और आता है, उसे केवल थ्योरेटिकली आपको जानना है, वो है कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी को कैपिटल के से डिनोट करते हैं। ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेसिप्रोकल होता है, बस इतना आप ध्यान रखिएगा।
कंप्रेसिबिलिटी, इसे K से डिनोट करेंगे, इट इज इक्वल टू 1 बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और सेकंड बात वही है कि जो B है ये भी स्ट्रेस और स्ट्रेन पे डिपेंड नहीं करेगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, बस आप सुन लें। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी स्ट्रेन और स्ट्रेस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये भी केवल नेचर ऑफ मटेरियल पर ही डिपेंड करता है, ये आप ध्यान रखिएगा। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में पाई जाती है, जबकि यंग मॉडुलस में केवल चेंज इन लेंथ होता है, वो केवल और केवल सॉलिड में ही पाया जाता है, और स्पेशली आपको केवल मेटल में ही पढ़ना है। इतना आप नोट करें, फिर आपको हम बताते हैं। और आप ये ध्यान रखिएगा कि जैसे हमने आपको बताया कि बल्क मॉडुलस इक्वल टू क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस P अपॉन चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम स्ट्रेन। तो इतना आप भी जानते हैं, अगर प्रेशर और वॉल्यूम सेम है तो चेंज इन वॉल्यूम सबसे ज़्यादा सॉलिड में होगा, जहाँ डेल्टा V सबसे कम होगा तो सॉलिड में डेल्टा V सबसे कम होगा, वहाँ पर B की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो सेम प्रेशर और सेम इनिशियल वॉल्यूम के लिए जहाँ डेल्टा V मिनिमम है वहाँ B मैक्सिमम होगा। तो आप कह सकते हैं कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर सॉलिड ग्रेटर देन बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन लिक्विड, और ये दोनों मच ग्रेटर देन होते हैं फॉर गैस। इसे आप नोट करें। अब आप देखें, यहाँ पर एक फिक्स क्वेश्चन है, वही ज़्यादातर आप लोगों से पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर को चारों तरफ से इस तरह से कंप्रेस किया जाता है कि प्रेशर यूनिफॉर्म है, तब वहाँ पर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा। और अक्सर पूछा जाता है उसके रेडियस में फ्रैक्शनल चेंज क्या होगा। तो आप देखें, तीसरा पॉइंट आप नोट करें कि लेट अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर इज अंडर यूनिफॉर्म प्रेशर। तो हमने सपोज किया है कि ये एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, इस पर हम चारों तरफ से तो सभी डायरेक्शन से इक्वल प्रेशर डेवलप करते हैं। तो जब आप चारों तरफ से इक्वल प्रेशर कंप्रेस करेंगे तो कंफर्म है इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो रेडियस भी डिक्रीज होगी। हम सपोज करते हैं इस मटेरियल के लिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी B है, इसकी इनिशियल रेडियस कैपिटल R है। तो आप जानते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम V इक्वल टू 4/3 पाई r³। हम दोनों साइड को रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो देन dV/dr इक्वल टू 4/3 पाई, ये हो गया 3r² इक्वल टू 4 पाई r²। अब आप देखें, हम लिख सकते हैं dV इक्वल टू 4 पाई r² इंटू dr। अब आप लिखेंगे dV/V इक्वल टू, तो dV इज 4 पाई r² dr, वॉल्यूम इज
4/3 पाई r क्यूब इट इज इक्वल टू 3 dr/r। और जहाँ d लिखा है वहाँ आवश्यकता पड़ने पर आप डेल्टा लिख सकते हैं। पूरा साल आप पढ़ते रहे कि डेल्टा का कोई फार्मूला नहीं होता है, पहले हम d ही कैलकुलेट करते हैं। तो इतना आप नोट करें, फिर आपको हम बताते हैं। इसे नोट करें, फिर ये डायग्राम हम मिटा देते हैं, फिर आपको बताते हैं। अब आप देखिए, इसी सॉलिड स्फीयर के लिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल B इक्वल टू प्रेशर अपॉन दिस, और जहाँ डेल्टा है वहाँ D आप लिख सकते हैं, और dV अपॉन V इक्वल टू 3dr/r। तो dV अपॉन V के स्थान पर आपने ये वैल्यू पुट किया। अब dr अपॉन स्मॉल कैपिटल R को आप लेफ्ट में ले आए तो इक्वल टू प्रेशर अपॉन 3 इंटू बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और आप देखें, एक टर्म आता है फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस, ये इक्वल टू हुआ dr/r, इट इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन 3 इंटू कैपिटल V। तो ये कॉमन पॉइंट है, अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है। आप इसे नोट करें, फिर आपको हम बताते हैं। अब यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया जाता है, जैसे इस प्रेशर के स्थान पर आप क्या लेंगे। कई बार तो ये फार्मूला ही आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसे केस में जब भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है तो सॉलिड स्फीयर किसी तालाब या किसी नदी के तलहटी पे होता है, बॉटम पे होता है, और तालाब या नदी के वॉल्यूम के कंपेयर में स्फीयर का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। तो वहाँ पर प्रेशर का फार्मूला आप यूज कर सकते हैं HdG। कैसे, आप एग्जाम्पल से देखें। आप देखिए, हमने डायग्राम में शो किया है कि ये एक रिवर है, इसकी डेप्थ कैपिटल H है, इस लेयर के ऊपर एयर है, डेप्थ आपकी ये है। अब H के कंपेयर में इसके रेडियस को इग्नोर किया जाएगा, तो इसके चारों तरफ वाटर प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो ये प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, HdG। अब लोग कहेंगे कि यहाँ इस पॉइंट की फ्री सरफेस से डेप्थ कम है, इसकी ज़्यादा है। तो डायग्राम में देखने पर आपको लगता है रिवर की डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है, उसके कंपेयर में सॉलिड स्फीयर की रेडियस नेग्लिजिबल है। तो प्रेशर के स्थान पर आप ये लिख सकते हैं, यहाँ पर D डेंसिटी ऑफ वाटर होगा, और प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड होगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप लेंगे नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि बल्क मॉडुलस के फार्मूले में जो प्रेशर आता है वो एक्चुअली चेंज इन प्रेशर है। पहले स्फीयर कहाँ था, एयर में था। तलहटी में आने से पहले स्फीयर एयर में था, वहाँ पर प्रेशर P0 था, यहाँ पर प्रेशर हो गया HdG प्लस P0। तो डिफरेंस तो आपका HdG ही हुआ ना। तो अब बल्क मॉडुलस का जो फार्मूला है वो ये हो जाएगा, B इक्वल टू प्रेशर अपॉन डेल्टा V अपॉन V। या हमने फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस जो लिया है यही आप देख लो, यही पूछा जाता है, इक्वल टू P अपॉन 3V। अब P के प्लेस पर आप क्या ले लेंगे, HdG। ये रिजल्ट आपको मिल गया, आप इसे नोट करें। अब आप देखें,
अब आपको हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में बताएंगे। अब आप देखें, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। इसे एक्सप्लेन करने के लिए आपके सिलेबस में एक मेटल का सॉलिड क्यूब लिया जाता है, उसके बॉटम को एक फ्लोर पर फिक्स किया जाता है और उसके अपर सरफेस पर सरफेस के पैरेलल या टेंजेंशियल एक फोर्स अप्लाई किया जाता है। आप डायग्राम से देखें, आप देखें, हमने डायग्राम में सपोज किया है कि ये एक सॉलिड क्यूब है। ये क्यूब भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में आज तक जब भी कोई क्वेश्चन पूछा गया है ये क्यूब ही रहा है। तो हम मान लेते हैं ये एक क्यूब है, इसकी साइड लेंथ यल है, इसके बॉटम को एक फ्लोर पे फिक्स किया गया है, बॉटम बिल्कुल रिजिड है, फिक्स है। अब इसके अपर सरफेस पर, तो ये अपर सरफेस है, अपर सरफेस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम सपोज करते हैं कैपिटल ए है। तो अपर सरफेस के पैरेलल या आप कह लो टेंजेंशियल एक फोर्स अप्लाई किया जाता है। तो जब आप इस फोर्स के पैरेलल कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, इसकी जो वर्टिकल साइड है ये एक सर्टेन एंगल से इंक्लाइंड हो जाती है। तो ये साइड अगर थीटा एंगल से राइट की ओर टिल्ट हुई है तो ये साइड भी क्या है, थीटा एंगल से राइट की ओर टिल्ट हो जाएगी। हम सपोज करते हैं कि यह साइड एक्स डिस्टेंस से राइट की ओर मूव हुई है, तो ये भी एक्स डिस्टेंस से राइट की ओर मूव होगी। यहां पर जो स्ट्रेस आता है उसे शियर स्ट्रेस कहते हैं, जो स्ट्रेन आता है उसे शियरिंग स्ट्रेन कहते हैं। दोनों के फार्मूले क्या हैं वो आप देखें। तो शियर स्ट्रेस इक्वल टू पैरेलल फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हम सपोज करते हैं ये लेंथ यल है, अगर ये स्क्वायर है, क्यूब है, तो एरिया क्या है, यल स्क्वायर हो जाएगी। वो तो जैसा क्वेश्चन में है वैसा आप लेंगे। एंड शियर स्ट्रेन ये लगभग इक्वल टू होता है tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर x अपॉन l। यहाँ पर थीटा की वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती है, तो थीटा इज मच स्मॉल, और ऐसे केस में tan थीटा नियरली इक्वल टू थीटा इक्वल टू x अपॉन l। तो शियर स्ट्रेन आपका ये है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम कैपिटल जी से डिनोट करेंगे। इट इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेस इज पैरेलल फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन इज थीटा। तो यही इसका फार्मूला हो गया। थीटा के स्थान पर अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आप x अपॉन l पुट कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, जी केवल सॉलिड में ही पाया जाएगा, लिक्विड या गैस में इस तरह के फिनोमेना नहीं होते हैं। हाँ, फ्लूइड में होता है थोड़ा सा, मतलब जी जो है फाउंड्स इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। गैस में इस तरह की बातें नहीं आती हैं। और फॉर सेम मेटल
अब आप देखें, फॉर सेम मेटल, अगर आप सेम मेटल का थिन वायर ले लो और सेम मेटल का क्यूब ले लो, तो थिन मेटल वायर में यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगी और सॉलिड बॉडी में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी अगर इन्वॉल्व होती है तो उसमें रिलेशन होता है। तो फॉर सेम मेटल G इक्वल टू होता है 3y, यह आप ध्यान रखिएगा। अब आप देखें इसका एक एप्लीकेशन है, जैसे ब्लॉक का लोअर एंड फिक्स है, अपर फेस के पैरेलल आपने फोर्स अप्लाई किया, साइड राइट डायरेक्शन में टिल्ट हो गई। अब अगर आप, अब ये फोर्स क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स है, इसने यहाँ पर शेप को चेंज के, ध्यान रखिएगा यहाँ पर चेंज इन शेप हुआ है, चेंज इन वॉल्यूम नहीं हुआ है। अब जैसे ही पैरेलल फोर्स को आप हटा लेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाएंगे, तो ये देखा जाता है कि ये वर्टिकल साइड आगे पीछे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगती है। तो जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाएंगे, रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, जिसका मैग्नीट्यूड वही होगा जो मैग्नीट्यूड पैरेलल फोर्स का है, बट डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाएगी। तो आप देखिए, application is after removal of deforming force, restoring force is developed, और उसका फार्मूला होगा F पैरेलल इक्वल टू मतलब रीस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू क्या होगा, F पैरेलल, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, और F पैरेलल इक्वल टू क्या होगा, G थीटा, ए आपका नीचे आ जाएगा ये। तो आप खुद देखें, F इक्वल टू माइनस आप लिख सकते हैं G थीटा इंटू ए। तो F इक्वल टू माइनस G थीटा इज x अपान L इंटू ए। और फोर्स के स्थान पर आप लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन, हम यहाँ पे लिखे देते हैं। तो आप यहाँ से देखें, फोर्स के प्लेस पर आप लिखेंगे मास इंटू एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस G एक्स ए अपान L, देन एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस GA अपान ML इंटू एक्स। अब आप इस इक्वेशन को एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करें, तो अब देखें एक्सीलरेशन की 1 पावर, डिस्प्लेसमेंट x के 1 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये कंफर्म है कि इसकी वर्टिकल साइड लीनियर एसएचएम करेगा, जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या होगी, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू दिस। देन ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट G इंटू ए अपान M इंटू L। आप इसे नोट करें। तो ये कभी कभी आप लोगों से पूछ लिया जाता है।
हमने आपको इसे डिटेल में बताया है, क्योंकि ऑसिलेशन जैसा चैप्टर आप पढ़ चुके हैं तो ये समझना आपके लिए बहुत इजी है। अब आपको हम बताएंगे वाई में, बी में और जी में आपस में क्या कोई रिलेशन होता है, किस केस में होता है, क्या होता है। आप देखिए, अगर आप 3 डायमेंशनल सॉलिड बॉडी को कंप्रेस करें तो 3 डायमेंशनल सॉलिड बॉडी में वाई भी होगा, बी भी होगा, जी भी होगा। इनमें आपस में रिलेशन होता है y = 9bg अपान 3b + g। कभी कभी आप लोगों से पूछ लिया जाता है तो आप इसे नोट करें, फिर आपको हम बताते हैं। अब आप देखें, एक टर्म आता है पॉइसन्स रेशियो, इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसका इंजीनियरिंग में बहुत यूज आता है, जो पुल बनते हैं उसमें इलास्टिसिटी का तो बहुत ही यूज है। जो सरिया की डिजाइनिंग होती है, किसी पुल में कितनी सरिया पड़ेगी, उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या है, ये सब इसी सेक्शन में आता है। वो अलग की बात है कि आपके सिलेबस में चीज़ें लिमिटेड हैं। हमने सपोज किया है कि एक लॉन्ग बार है, ये कोई लंबी रॉड है या बार है, सिलिंड्रिकल शेप में है। तो व्हेन अ लॉन्ग बार इज स्ट्रेचड, जब आप एक लंबी रॉड या बार को स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, तब इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, लेकिन रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होगा। तो एक टर्म आता है लैटरल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन = चेंज इन रेडियस अपान ओरिजिनल रेडियस। चेंज इन रेडियस को डेल्टा स्मॉल आर से, ओरिजिनल रेडियस को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। पॉइसन्स रेशियो सिग्मा = लैटरल स्ट्रेन अपान लीनियर स्ट्रेन। ये दोनों स्ट्रेन का रेशियो होता है। एक तो ये कभी कभी पूछा जाता है, सिग्मा की थ्योरेटिकल वैल्यू किस रेंज में लाई करती है। तो सिग्मा की थ्योरेटिकल वैल्यू इस रेंज में लाई करती है, सिग्मा ग्रेटर देन -1 होगा और लेस देन 0.5 होगा। इसी के साथ इलास्टिसिटी का चैप्टर फिनिश हुआ। इससे एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछे जाते हैं, इसका सल्यूशन भी आपको हम दे देंगे, कुछ प्रॉब्लम भी बता देंगे, एक बार आप लोग ट्राई कर लें। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको सरफेस टेंशन का वीडियो दे देंगे। इलास्टिसिटी फिनिश है।